तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो वास्तु है क्या वो सिर्फ हिंदू घरों पे ही एप्लीकेबल है? क्या वाइफ की सेवा करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं? ये ना बड़ा मिथ चल रहा है। आज ज्योतिषी बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हाथ में 3-4 मालाएं पहननी है, माथे पे बड़े बड़े टीके लगाने हैं, अपना रामलीला के कपड़े पहन लेने हैं, आप ज्योतिषी बन गए ना। वशीकरण, भूत प्रेत ये है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है ये कि भाग्य को बदला जा सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि जब भगवान ने लिखी दे तो तुम्हारी औकात क्या बदलने की। आप अपने घर को नॉर्मल L102 ऑफ व्हाइट एशियन पेंट का कलर है ये, आप उसको कराइए, ऑफ व्हाइट कलर कराइए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। तो मतलब मेरा मानना है कि ऊंट पे बैठे बोने आदमी को कुत्ता काट जाता है। तो जब समय खराब है ना तो आप बिल्कुल सावधान होकर काम करें। और अक्सर मैंने देखे गया जो भी जुड़वा बच्चे होते हैं उनके हाथ की लाइंस के अंदर काफी बड़ा चेंज होता है। चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। जिद्दी दिल की कहानी जिद्दी दिल की जुबानी में मेरे साथ में आज फिर से रोहित है। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज रोहित ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। ये वही इंसान है जिन्होंने सारे वास्तुशास्त्री इसको चैलेंज कर दिया था इसी सेट पे बैठ के। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक आई ओपनिंग सेशन रहने वाला है सभी लोगों के लिए जो वास्तु में विश्वास करते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा डूज और डोंट्स फैल चुका है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें क्या चीज माननी चाहिए और क्या चीज नहीं माननी चाहिए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों के लिए यहाँ पे फैक्ट्स वर्सेस मिथ का डिफरेंस लेकर आई हूँ, जिससे कि हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पे क्या करना है। मेरे साथ में आज है रोहित। फिर से आपका स्वागत है मेरे शो पे जिसका नाम है द जिद्दी दिल शो। आपका जिद्दी दिल कैसे धड़कता है वो तो हम सभी लोगों को हमारे पिछले एपिसोड से पता चल ही गया था। इस बार मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप फिर से आप आए, हमें ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी धन्यवाद। रोहित, जैसे लास्ट टाइम पे भी जब मेरा मुलाकात हुआ था, हमारी बात हुई थी, हमने बहुत इस बारे में चर्चा की थी कि क्या इंटरनेट पे चल रहा है और कैसे चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इसीलिए आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो यूजुअली हमें सुनने देखने को मिलते हैं वो मैं आज यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ आपके साथ में। आप ये बताइएगा कि वो एग्जैक्टली है क्या, कि वो एक फैक्ट है या एक मिथ है। अगर वो फैक्ट है तो उसमें कितनी सच्चाई है, और उस चीज को अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरू करें? जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो वास्तु है क्या वो सिर्फ हिंदू घरों पे ही एप्लीकेबल है? नहीं, वास्तु हर जगह एप्लीकेबल है। जो भी 4 दीवारी है, कोई भी ऐसा स्थान जिसकी 4 दीवारी बन जाती है वहां पर वास्तु पुरुष का स्थापना हो जाती है, तो वह हर व्यक्ति के लिए काम करती है। हाँ, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम काम कर सकती है, वो उसके मान्यता के आधार पर है। अगर मान लो हम बात करें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर अगर कोई वास्तु दोष करता है ना, तो अगर वो मानता नहीं है तो मे बी उसको थोड़ा सा कम इफेक्ट मिले, पर मिलेगा 100% इफेक्ट उसको। जी। तो ये कहीं ना कहीं हर सारे व्यक्ति के लिए काम करता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वास्तु जो इस धरती पे पैदा हुआ है इंसान, उस और जो एक 4 दीवारी में है, चाहे ऑफिस, घर, दुकान, कुछ भी हो, बिल्कुल उसके ऊपर एप्लीकेशन सबके लिए काम करता है। ठीक है। वास्तु सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, वो उसके पीछे कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं है। जी। अब बेसिकली क्या है ना, अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे, मतलब मेरा मानना क्या है कि वास्तु ना मनोविज्ञान है। जी। अगर कोई भी ऐसा विज्ञान जो बुक में पढ़ने के बाद, आप बहुत सारे अगर मेरी इस वीडियो को वास्तुशास्त्री देख रहे हैं, तो वास्तु जब हम करने जाते हैं ना, तो एक घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मान लो अलमारी रखी हुई है, तो हम 4 बातें बोलते हैं उसको। ये हमारी अंतरात्मा बताती है कि वो क्या प्रॉब्लम आएगी उसको। जैसे हम ज्योतिष में भी ऐसी होता है कि लगन में राहु बैठा है, 7th हाउस में केतु बैठा है, तो अधिकतर बुक्स कहती है कि 7th हाउस में केतु तलाक करवाएगा, पर हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। हम कभी कभी बैठे होते हैं तो अंतर आत्मा, मैं हमेशा कहता हूं ये ना आपके अंतर का जगत है, अध्यात्म का विषय, अध्यात्म की पराकाष्ठा है जो आप वास्तु के अंदर लाकर इससे लोगों को रिजल्ट देते हैं। तो अंधविश्वास तो कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अगर हम इसको अंधविश्वास बना लेते हैं कि हम आंख पे पट्टी बांध के एक व्यक्ति की बात के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, तो वो अंधविश्वास है। आप उस चीज को परखो, समझो। तो मेरे हिसाब से अंधविश्वास नहीं है, ना ये साइंस है। साइंस का हमने पिछली बार बात करी थी कि अगर साइंस होता तो हर घर के अंदर एक चीज की प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद किसी
किसी घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी घर में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अध्यात्म की पराकाष्ठा और एक मनोविज्ञान है। जी। जी। क्या वाइफ की सेवा करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं? ये ना बड़ा मिथ चल रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि वाइफ को बोला जा रहा है कि हस्बैंड के पैर दबाओ, लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, इस तरीके की बातें आती है। आप एक चीज समझिएगा, बहुत सारे ऐसे अरबोपति लोग हैं जिनकी पत्नी से तो तलाक हो चुकी है या उन्होंने शादी नहीं करी। रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी, जेफ बेजोस का शायद तलाक हो चुका है। इंडिया के या वर्ल्ड के जो नंबर 1 अमीर आदमी है एलन मस्क, उसकी बात करते हैं, वो भी तलाकशुदा है। तो क्या उनकी पत्नी से तलाक लेने के बाद धन खत्म हो गया? जी। असल में क्या है ना, लक्ष्मी जी का जो शब्द को धन बना दिया है ना, ये सबसे गलत बात है। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि लक्ष्मी जी ही धन देंगी। अगर आप भगवान राम को पूजा करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, तो आपको धन भगवान राम भी दे देंगे। पर हमारा माइंडसेट ये कर दिया कि लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो पैसा मिलेगा। अगर आपका अफेयर चल रहा है तो भगवान कृष्ण की पूजा करो। अगर आपको ताकत चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो। सभी जो भी दैविक शक्ति है ना, वो सब कुछ देने में सामर्थ्य रखती है। लक्ष्मी जी का नाम धन से जोड़ इसलिए दिया क्योंकि उनको धन की देवी कहा जाता है। पर लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि राम जी लक्ष्मी नहीं दे सकते, राम जी पैसा नहीं दे सकते। और ये सरासर गलत बात है कि पत्नी की सेवा करने से बहुत सारे जो अरबोपति या जो पेज 3 के लोग हैं ना, अगर आप उनके घर के हाल देखेंगे, वो लोग साथ में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि वो लोगों के सामने अपना मखौल नहीं कराना चाहते। उनको बस रहना है, उनको रहना है। तो असल में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टोटली मिथ है। तो जैसे ये चल रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को चांदी की पायल गिफ्ट करो, या अपनी बहन को हरी साड़ी, मेरे को अभी सुनने में आया कि उसको आप ये गिफ्ट करोगे तो आपकी वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अभी मेरे से ना किसी ने प्रश्न पूछा कि ज्योतिषी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले तो मैं कहता था कि यार बड़ी मेहनत लगती है, हमने बड़ी पढ़ाई करी इसके अंदर। तब भी मैं कहता हूँ आज हम सीख रहे हैं। आज ज्योतिषी बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हाथ में 3-4 मालाएं पहननी है, माथे पे बड़े बड़े टीके लगाने हैं, अपना रामलीला के कपड़े पहन लेने हैं, आप ज्योतिषी बन गए। असल में लॉजिकल बात नहीं है। आप अपनी बहन की अगर सेवा कर रहे हो, देखो एक मेरा मानना ये है, आप अपनी पत्नी के, अपने परिवार की, जो भी आसपास के लोग की अगर आप सेवा करते हैं, उनके लिए अच्छा रहते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिव वातावरण बनाते हैं। पर गिफ्ट देने से मैं नहीं मानता लक्ष्मी जी ऊपर बैठी प्रसन्न हो रही है। और ये हर व्यक्ति की अंतरात्मा सबको पता है कि इससे होता कुछ नहीं है। वो ठीक है, आदमी एक वहम के चक्कर में दूसरा वहम पाल लेता है और अपना शोषण कराता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ शोषण से बचे, कोई फायदा नहीं, मिथ है टोटली। बिल्कुल। क्या शराब पीने और मांस खाने से ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं? अगर मैं एक चीज कहूंगा कि शराब पीने से, मांस खाने से, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, पर नक्षत्र ग्रह खराब नहीं होते। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनका दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, अगर हम डीप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं ना, तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर जुपिटर बन जाए या आपका चंद्रमा बन जाए, तो ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं। बाकी ओवरऑल कोई इससे एस्ट्रोलॉजिकल नुकसान नहीं होता है। अगर हम बात करें, जितने भी एक लेवल के लोग हैं, जितने भी एक बड़े लेवल के लोग हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर रात को 2 पैग लगा के सोते हैं, तो नुकसान नहीं है, शराब से कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम बाहर जितने फॉरेन में जितने लोग हैं, अधिकतर नॉनवेज खाते हैं। तो पीछे मैं कई लोगों से मिला, फाइनेंस भरपूर है उनके पास, मतलब जितना हम लोग सोच रहे उतना पैसा कमाते हैं, पर लेकिन कोई ऐसा मैंने नॉनवेज खाने से या शराब पीने वालों में कोई कमी नहीं देखी मैंने आज तक। ये सिर्फ टोटली क्या है ना कि एक व्यक्ति जब कुछ काम नहीं करता ना, तो वो चाहता है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति भी ना काम करे। तो ये एक मिथ फैलाया जाता है कि आप शराब पियोगे तो ऐसा होगा। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, अगर आप उसके अंदर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और मैं फिर भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सब लोग शराब पीजिए, मतलब मैं खुद नहीं पीता हूँ, ना मैं लोगों को कहता हूँ इस चीज के लिए, पर लेकिन इससे आपके ग्रहों का कोई लेना देना नहीं है। ओके जी। क्या प्रेमी और प्रेमिका को वशीकरण के माध्यम से वापस लाया जा सकता है? अगर प्रेमिका को वशीकरण से वापस लाया जा सकता है, या किसी को आप वशीकरण करके आप पटा सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं, तो मैं कहता हूं मैं जितने मर्जी पैसे देने को तैयार हूं। जो वर्ल्ड की खूबसूरत लड़की है, मैं उसको शादी करना चाहता हूं उससे। आप एक चीज समझिए, ये आजकल ना बड़ा ड्रामा चल रहा है कि नाभि पे उंगली रख के ये मंत्र बोल दो, अपनी प्रेमिका को ऐसे खिला दो। आप एक चीज समझिए, अगर वशीकरण होता ना, तो मोदी सरकार पंडित भर्ती करती, फौजी भर्ती ना करती। बिल्कुल। आप ये असल में क्या है कि वशीकरण 0.1% लोग जानते हैं, और वो लोग नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े अघोरी है ना, अगर आप जिनको नॉलेज है इस चीज की, वो नहीं करते हैं। तकलीफ क्या है कि एक घर के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कोई क्लाइंट थे मेरे बहुत अच्छे, उनके घर की ना बच्चे बैल बजाते थे।
अब उनको किसी ने वहम डाल दिया कि आपके घर के अंदर कुछ है। हम्म 6 महीने तक टेंशन होगी जी, मेरे घर में भूत है, हवा चले तो खिड़की खुल रही है, तो उन्हें लग रहा भूत खुल रहा है। तो बेसिकली क्या है ना, वशीकरण, भूत प्रेत ये है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है ये। आजकल हर व्यक्ति इन चक्रों में पड़ गया है। किसी को लौंग खिला दो, इससे पैसा आ जाएगा, वो मेरे वश में हो जाएगा, उसका सारा धन आप ले लोगे। अगर प्रेमी प्रेमिका सिर्फ प्रेम से वापस आती है, अगर आप उसको एब्यूसिव वर्ड बोल रहे हैं, आप उसे गालियां दे रहे हैं, आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोई वापस नहीं आएगी। और दूसरा, अगर वशीकरण से आता, तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, जितने के जितने ये जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके तलाक हो रहे हैं, वो इन पंडितों के पास जाके वशीकरण करवा लेते हैं, और ये खुद कहते हैं, इनका नीचे नंबर लिखा होता है कि हमारे नंबर पे कॉल करें, फिर हम बताएंगे कैसे वशीकरण होगा, और फिर ये नंबर बंद कर देते हैं। तो कोई वशीकरण नहीं होता है। मेरे पास काफी लोग आते हैं, मैं सबको मना करता हूं कि ऐसी कोई विद्या नहीं है कि आप किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपने लिए आकर्षित कर लें। कैसे आकर्षित हो जाए कोई? बिल्कुल। तो ये मतलब बेसिकली लोग वही वाली बात है कि लोगों के साथ मजाक करा जाता है और लोग मान जाते हैं उस चीज को। बिल्कुल, उनकी सिचुएशंस का एक तरीके से फायदा उठाया जाता है कि बेसिकली देखो, जब ब्रेकअप होता है ना, तो आदमी बड़ा टूटा हुआ होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, उसे कुछ भी कह दो, कुछ भी करने को तैयार है। पर मैं हमेशा कहता हूं कि ना, प्रेमी या प्रेमिका वापस तो आपके कारण ही आएगी। किसी, या फिर अगर आप किसी इष्ट देवता में, किसी दैविक शक्ति में आपकी आस्था है, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये वशीकरण शब्द बड़ा ही गंदा शब्द है जी। जब परमात्मा ने भाग्य लिख ही दिया है, तो उपाय क्या भाग्य चेंज कर सकते हैं? ये ना बड़ी कंट्रोवर्सी वाली चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि जब भगवान ने लिख ही दे तो तुम्हारी औकात क्या बदलने की। मैं चीज कहता हूं कि ना, शायद कुछ उपाय करने से चेंजेस तो आते हैं। अगर उपाय करने से चेंजेस नहीं आते तो फिर ज्योतिष का फायदा नहीं है। एक व्यक्ति को पता है कि 6 महीने में आपकी मौत होने वाली है, तो 6 महीने में अगर उसे पता लग जाए कि मरने वाला हो, तो वो ज्यादा बेटर है, या वो चुपचाप चला जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो फिर अगर उपाय नहीं है या इस तरीके का कोई हम चेंज नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से फिर ज्योतिष बेकार है। तो उपाय काम करते हैं। करते कैसे हैं कि हम कुंडली में देखते हैं कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट का योग है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं खून निकलने के योग है। तो रेमेडी क्या है कि तू जाके किसी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट कर आ। भाई, ग्रह ने निकाल लेगा, मंगल अष्टम भाव में, शनि उसके ऊपर हिट डाल रहा है, अपना 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका खून निकलने के योग है। अगर आप खुद जाके डोनेट करे आएंगे तो थोड़ा सा कम चोट लगेगी, तो 100% बिल्कुल उसको नहीं रोक सकते। पर लेकिन ये है कि उपाय काम करते हैं, और उपाय भी कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं कि जी गौशाला में गाय को चारा खिलाओ, या जो भी उपाय कहते हैं, वो प्रार्थना है। मेरा मानना क्या है, प्रार्थना हर चीज को खत्म कर देती है। एक तरीके से सेवा भाव है किसी से जीव के लिए भी, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि उपाय का अर्थ ये है किसी जीव की सेवा करना। जी जी जी। जो भी सजीव है उनकी अगर आप सेवा करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा मानना है ज्योतिष के अंदर उपाय भी काम करते हैं, और भगवान की, जैसे महावीर भगवान की कहानी आती है। एक महावीर भगवान का एक शिष्य था, तो महावीर भगवान वो कहते थे कि ना, जो होना है ना वो होके रहेगा, आप जो मर्जी कर लो जी। तो उनका एक शिष्य कहीं कालीन बिछा रहा था, तो वो कालीन बिछाता बिछाता रुक गया कि अगर ये कालीन बिछना ही होगा ना, तो अपने आप बिछ जाएगा, मैं क्यों रोकूं, और भागा महावीर भगवान के पास। कह रहे, आपने कहा था कि कालीन बिछते बिछते अगर मैं उसको रोक देता हूं तो बिछ के ही रहेगा। तो भगवान ने कहा कि तूने रोकना चाहा और तू रुक गया, वो कालीन उतना ही बिछना था, वो तो मेरे पास नहीं आया, वो तेरे अंदर विचार भी इसलिए आया कि वो बिछना ही इतना था। तो कहीं ना कहीं मेरा एक मानना ये है कि प्रभु की इच्छा के बिना पता नहीं हिलता। ये उपाय भी प्रार्थना है। हम किसी का कोई भाग्य चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक लेवल तक लग हम लोग मेहनत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पर भाग्य चेंज नहीं होता कभी। जी जी। फिर भाग्य क्या है? एक ना दिव्य कीर्ति सर, उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है कि भाग्य ना, जो लोग हार जाते हैं ना, उनको सांत्वना देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। देखो, मेरी नजरों में भाग्य में क्या मानता हूं कि ना, 25 साल की उम्र तक आप भाग्य को मत देखो। अगर 25 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति अगर भाग्य को देखने लग गया ना कि मेरी कुंडली में ऐसे योग है, मतलब मेरा काम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी कह रहा हूं कि 25 साल से जो कम उम्र के व्यक्ति, वो कर्म पे विश्वास रखे। अगर 25 साल तक व्यक्ति अगर भाग्य पे ही विश्वास रख के चलेगा ना, तो जीवन के अंदर वो एक बेकार हो जाएगा। वो कोई भी काम करना चाहेगा, अरे शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। 25 साल की उम्र तक, मैं अपने जितने क्लाइंट है सबको बोलता हूँ, 25 साल तक आप
भाग्य पर बिल्कुल विश्वास मत करें। 25 साल से 50 साल तक आप कर्म और भाग्य दोनों पर विश्वास रखें। 0 से 25 कर्म पर विश्वास रखें, 25 से 50 आप कर्म और भाग्य दोनों पर विश्वास रखें। और 50 साल के बाद आपने एक लाइफ का बहुत भरपूर टाइम निकाल लिया है। अब जो पर कर रहा है परमात्मा कर रहा है जी। क्योंकि अगर आप उसके बाद भी कर्म में पड़ेंगे ना तो फिर आपको पता है क्या हाल होगा। जो आजकल हम बड़े बड़े लोगों का देख रहे हैं क्या हाल होता है, तो वो 50 साल के बाद कहते हो कि फिर परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। तो मेरी नजरों में भाग्य ये है। कोई ऐसा उपाय जो सबके लिए हो और जिससे पैसा आ जाए? अब पैसा आने का ना कोई ऐसा उपाय नहीं कि पैसा आ जाए। बहुत बार मिथ चलता है कि जी पैसा लाने के लिए आप ऐसे कर लो। लोग मैंने देखा है सुबह सुबह 5 बजे उठ के चींटियों को आटा डाल रहे, किसी ने बता दिया कि मछलियों को दाना डालो। अगर एस्ट्रोलॉजिकल आपकी कुंडली देख के किसी ने बताया है और आपके सेकंड हाउस को 11th हाउस को जागृत करा है तो उपाय काम करेगा। इंस्टाग्राम की वीडियो देख के कभी पैसा नहीं आएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तीर तुक्का लग सकता है, 1000 में से 1-2 व्यक्ति को आ जाए, पर लेकिन आप अपनी कुंडली देखिए। अगर आपके किस्मत में आपके ग्रहों के अंदर उतनी ताकत है और आप कर्म करते तो 200% पैसा आएगा। उपाय के तौर पर फिर मैं चीज कहता हूं कि एक मंत्र है, दीन दयाल बृत सम्हारी हरो नातमम संकट भारी। आप इस मंत्र का डेली जाप करो। हमारे अभी सर से बात हो रही थी, वो कहते बेटा जितना हो सके इस मंत्र का जाप करो। अच्छा, मेरा मानना क्या है, हम प्रार्थना कर रहे हैं जी, हम प्रभु के हाथ में छोड़ रहे हैं कि तुम्हें जो करना हो अच्छा हो, पर लेकिन पैसा जो आता है ना वो मेहनत के बिना नहीं आता। अब जो मर्जी कर लो, बिना मेहनत पैसा नहीं आता। तो पैसा किसके पास बिल्कुल भी नहीं आता? पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो पैसे की बुराई करते हैं। लोग कहते हैं ना हराम का पैसा है इसके पास। जी। आपके पड़ोसी के पास हराम का पैसा है, अंबानी तो चोरी का पैसा है, अडानी ऐसा उल्टे काम करके कमा रहा है। एक मैं मजाक सुन रहा था अभी कि ना लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, तो कहता कमाओ ना, कमाते क्यों नहीं हो? सही बात है। और लोग कहते हैं ना हमने पैसा नहीं कमाया, हमने इज्जत कमाई है। अरे तुम्हारे पड़ोस वाला व्यक्ति आपको उधार नहीं दे रहा है, आपके पूरे फैमिली में लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं। बात ये नहीं कह रहा कि मैं चीटिंग करूं कुछ करूं, पर लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है कि जो पैसा कमाता है वो गलत तरीके से कमाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा आया है, देखो चोरी करना आसान है। कभी कोई चोर को देखना आप कि किसी घर में जाता है, पहले वो डरता है, अगर पकड़ा गया तो पिटता बेचारा लगा, किसी घर में नहीं मिला क्या नहीं मिला, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा। चोरी करना इतना आसान नहीं है। असल में क्या है, ये कह देना कि पैसा इनके पास हराम का पैसा है, ये तो गलत कर रहे, इनके पास पैसा कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति पैसे, अगर मान लो हम 2 लोग बैठे हैं, मैं आपका आदर ही नहीं करूंगा तो कैसे आप मेरे पास दोबारा आओ? बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि पैसे का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कमा रहा है वो अच्छे रास्ते कमा रहा है, बुरे रास्ते कमा रहा है। आपको ये नहीं कहना कभी भी कि इनके पास इस तरीके से आ रहा है। आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों के ऊपर क्यों लाद रहे हो? एग्जैक्टली। मुझे एक चीज समझ में आती है कि ना आप अपने आप को प्रूफ करो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, फिर वही बात, हर कोई अपना भाग्य लेकर आया ना। अगर हम इस योनि के अंदर जन्म ले रहे हैं, हमें भगवान ने पेड़ क्यों नहीं बनाया, हमें कोई मछली क्यों नहीं बनाया? अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं तो कोई ना कोई कर्म काटने आए हैं। तो ये अध्यात्म का विषय हो जाएगा। बट मेरा सिर्फ मानना यह है कि पैसा जो है एक ही व्यक्ति के पास नहीं आता जो पैसे का निरादर करता है। दूसरा, जो कर्महीन है, जो कहे जी मैं तो घर में बैठूंगा और मेरे पिताजी ने बहुत पैसा दे दिया, मैं उसको बस खर्च करूंगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा। तीसरे, एक व्यक्ति जो भी पैसे के प्रति ना, जिन्हें प्यास ही नहीं है। एक व्यक्ति कहता है जी मेरे को सैलरी है 40,000 में संतुष्ट हूं, पर वो अपने लिए ठीक है। अगर आपको प्यास ही है तब भी पैसा नहीं आता। तो ये 3 बिंदु मैं कहूंगा कि इन तीनों पे लोगों को काम करना चाहिए। सबसे पहले कर्मवान बनो। आपको जो भी कर्म मिला है परमात्मा ने, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी आदत क्या है, मैं कभी कभी गौशाला में ना केले खिलाने जाता हूँ। मेरी लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो एक बार, अच्छा मेरी आदत क्या है कि मैं ना कभी मोल भाव नहीं करता। जिस दिन गौशाला में डालने होते हैं मैं मोल भाव नहीं करता और पूरी उसकी ठेली लेता हूँ मैं। एक बार मैंने ठेली ली, मैंने कहा सर कितने केले हैं आपके पास? कह रहा बाबूजी पता नहीं कितने हैं। मैं कहा सारे दे दो मुझे। अरे सारे दूंगा तो पूरे दिन क्या बेचूंगा मैं? आप समझ रहे हैं? मैंने कहा अब तो मोल भाव भी कर, क्योंकि उसका भाग्य, उसका माइंडसेट ही खराब है उसका। एग्जैक्टली। उसको नहीं पता कि क्या व्यक्ति बोल रहा है कि पूरे दिन क्या करूंगा। वो तो पूरे दिन का काम एक ही झटके में भी तो कर रहा है। ये इन लोगों के पास पैसा नहीं आता। एक ना आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए। हम 2 लोग यहाँ बैठ बात कर रहे हैं, आपने बहुत लोग देखे होंगे वो बात कर रहे हैं, अकाउंट में पैसा आया जा रहा है उनका। और पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है। मेहनत करने से पैसा नहीं आता। रिक्शे वाला सुबह शाम रिक्शा चलाता है, पैसा नहीं आता।
पर लेकिन जो मानसिक मेहनत करके उसके ऊपर विश्वास करता है कि मैंने इसके ऊपर कोई दाव लगा दी है और रिजल्ट मिलेगा, उनके पास पैसा। ज्योतिष या वास्तु से गरीबी कैसे दूर की जा सकती है? हाँ, ज्योतिष और वास्तु ना एक बहुत अच्छी मनोविज्ञान है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। इनसे गरीबी दूर क्या होती है कि ना आपके कुछ कर्म है, आपने किसी को परेशान करा है और आज आपको परेशान होना है। जो लोग पास्ट लाइफ जानते हैं ना, वो अपना देख सकते हैं कि आपने किसी को परेशान करा था, आज वो आपको परेशान करेंगे। गरीबी क्या है कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ की चीजें भी अच्छे से नहीं पूरी कर पा रहे हैं, मेरे हिसाब से गरीबी वो है। देखो, पेट किसी का नहीं भरता, अंबानी भी आज मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पेट किसी का नहीं भरता। पर अगर आपकी जो नेचुरल चीजें हैं ना, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो मैं उन्हें गरीब मानता हूँ पर्सनली। अब उन लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? अपने ग्रहों को बैलेंस करो। जो भी आपका हॉरोस्कोप है, अगेन आपके पास अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, आप उसमें कुछ ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को एक्टिवेट करें। अगर दशा खराब चल रही है तो उस दशा से जुड़े हुए प्लैनेट का दान करें। अगर वास्तु की बात करें तो घर की जो वास्तु में धन की दिशाएं हैं, उनको साफ रखें, उनको क्लियर रखें। अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही पैसा आता है। और ऐसा नहीं है, आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे वो हाथ में कोई स्टोन पहन के रखते हैं, बड़े बड़े लोग देखे होंगे वो वास्तु भी मानते हैं, वो सारे काम करते हैं, तो निश्चित काम तो करती हैं चीजें वाली, और पैसा आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हाँ, मुझे ये स्टोन पहनने के बाद खूब फायदा हुआ है। आपने अमिताभ बच्चन देखा होगा ना कि दो नीलम पहन के रखते थे, बिल्कुल डूब गए थे, उसके बाद खूब उठे दोबारा वो। तो इस तरीके से कुछ उपाय होते हैं, कुछ स्टोन होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ आपकी आदतें होती हैं, कुछ डोनेशन होती हैं। अगर इन कुंडलियों के हिसाब से, अपने घर के वास्तु के हिसाब से आप दोनों को मैनेज करते हैं तो निश्चित ही धन आता है। एक और चीज अभी इंटरनेट पे चल रही है कि वीनस अच्छा करने के लिए सफेद चीजों का दान करें, तो इस चीज में कितना फैक्ट और कितना मिथ है? देखो, वीनस को अच्छा करने के लिए दान करे, बात ठीक है, पर लेकिन क्या आपकी कुंडली के लिए वीनस धन देता है? अच्छा, वीनस नैसर्गिक लग्जरी का धन का स्वामी है, पर आपकी कुंडली में शुक्र अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र बन गया तो आप यहाँ पे इत्र लगा लो, व्हाइट चीज दान कर दो, ऐसा बैंड बजाएगा, जीवन में सोचा नहीं होगा। अच्छा, मतलब हर ग्रह का अपना अपना रोल है। मतलब वीनस आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल भी प्ले कर? बिल्कुल कर सकता है। ओके। अगर मान लो जो पहला भाव है वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे फर्स्ट हमारी पूरी बॉडी के बारे में दिखाता है, उसका उपनक्षत्र का स्वामी जितना आप धारण करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव आपके जीवन में पीड़ा दिखाता है, पेन दिखाता है, उसको गलती से धारण कर लिया और वो शुक्र बन गया। आज के लिए बड़ा मजाक चल रहा है कि हाथ के ऊपर इत्र लगा लो, और मैं सच बता रहा हूं, जितने लोगों ने इत्र लगाया है, आप खुद देखो कि आपके पास पैसा आया। मतलब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, माइनस या 1-2% लोगों को रिजल्ट मिल गया होगा जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा होगा। हर किसी को रिजल्ट नहीं आते। एक व्यक्ति का धन का स्वामी, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु बना हुआ है, तो उस व्यक्ति को राहु के उपाय करने से पैसा मिलेगा। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी लोगों को, पर लेकिन ज्योतिष, असल ज्योतिष यही तो कहता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जैसे केतु के बाद शुक्र आता है, सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, फिर मंगल आता है, फिर राहु आता है, गुरु आता है, तो ये सब ग्रहों की दशा आती है, तो जिन लोगों को शुक्र की दशा नहीं आएगी तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। और ऐसा कभी कोई उपाय नहीं है कि आप इत्र ला के इस ग्रह को जागृत कर सकते हैं, आप कोई डोनेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है, आप करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। और ये जो आजकल स्विच वर्ड्स चल रहे हैं कि ये चैंट करो ये मिल जाएगा, कॉन्वलेक्सा जो बहुत ही ज्यादा चला है, तो उसके पीछे का मिथ फैक्ट क्या है? स्विच वर्ड का ना, देखो, ज्योतिष और वास्तु से उतना ही लेना देना है मेरे हिसाब से जितना अमेरिका वालों के लिए नागपंचमी का। आप किसी शास्त्र को उठा लो या कोई ज्योतिष की बुक उठा लो, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। हर व्यक्ति रात को एक पैग लगाता है और एक नंबर बनाता है 3, 4, 5, 7, 8, इसको लिखो पैसा आ जाएगा। और ये नंबर हर रोज चेंज हो रहा है। ये आप देखो, एक वास्तु वाला या न्यूमरोलॉजिस्ट अलग नंबर बता रहा है, दूसरा अलग बता रहा है। एक कह रहा है जी ठम 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 बोलो कुछ हो जाएगा, एक कह रहा है जी बम बम बोलो। असल में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका चैंट कीजिए ना। एक लक्ष्मी का मंत्र है, सब लोगों के पास पता है, ओम ह्रीम शिम लक्ष्मी नमः, सब लोगों को पता है। पर लेकिन अगर किसी की कुंडली में ग्रह खराब है ना, या उसने कर्म ऐसे कर रखे हैं, तो उससे पैसा भी नहीं आता। स्विच वर्ड टोटल पता नहीं कहाँ की साइंस है, और मुझे समझ में नहीं आता कि इससे क्या रिजल्ट आते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को स्विच वर्ड से रिजल्ट आते हैं, आप एक बात समझिएगा, तो जो व्यक्ति स्विच वर्ड बता रहा है वो क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर लेता? वो फिर आराम से मस्ती में बैठे उस चीज के अंदर। स्विच वर्ड से कोई मैंने ऐसा पैसा देखा नहीं। आप अपने हाथ के ऊपर इन्फिनिटी बना लो, आपको नंबर लिख लो, आप अपना शोषण कराते हैं। और हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आपको एक बार मूर्ख बनाता है, 2 बार मूर्ख बनाता है, तीसरी बार मूर्ख नहीं बनाता, आप मूर्ख हैं। वो बना नहीं रहा फिर अब आप इस चीज में पड़ गए तो आप मूर्ख हैं। स्विच वर्ड हो गया या कोई नंबर लिख लेने से, आप एक चीज समझो, एक हरे रंग का पेन उठाया मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लिया, चलो उसका क्या लेना देना है मेरे कर्म से? ना तो मैंने कोई डोनेशन करी, ना मैंने कोई मंत्र जाप करा, क्या और क्या वो जो हमने सिंबल बनाया वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कोई लेना देना नहीं है ना। इन्फिनिटी का कोई लेना देना नंबर नहीं, 2 का कोई लेना देना नंबर नहीं। आपने एक मोबाइल नंबर के अंदर 3 ऐड करा दिया, लोग बेचारे नंबर चेंज कर लेते इस चक्कर में कि जी आपका नंबर आपके नाम से अलाइन नहीं, आप इसको चेंज करो। अरे भाई, वो पिछले 30 साल इस तरीके से जिया है, बिल्कुल, और आज वो परेशानी में तो एकदम से नंबर ने क्या दिक्कत दे दी उसको। लोग शोषण अपना खुद करवाते हैं, और फिर जब अगर कोई खुद करवाने के लिए तैयार है तो करने वाले बहुत है। मेरी नजर में बिल्कुल मिथ है, कुछ नहीं होता इस चीज से। हर घर की अगर नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है तो वो गुड लक लाएगी ही लाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिथ है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, अगर आप किसी भी ब्लॉक में जाते हैं, एक तरफ के सारे घर नॉर्थ ईस्ट के, अपोजिट साइड सारे घर साउथ वेस्ट के। ठीक है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में लाइन के अंदर लोग परेशान नहीं है? क्या साउथ वेस्ट में कुछ लोग अच्छे या दुखी नहीं है? या कुछ लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? साउथ वेस्ट के इंटरेस्ट को लोग खराब बोलते हैं। तो ये टोटली मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, ये टोटली मिथ है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ना, जो जर्नली लोग पूछते हैं, जैसे मेरे पास भी कभी फोन आते हैं कि सर आप फोन पे बता दो, फोन पे इतना बता जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट का मकान ले लो भाई। तो ये टोटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बेडरूम के अंदर मिरर रखने से हस्बैंड वाइफ कपल्स में डिस्टेंसेस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर मिरर बेडरूम के अंदर आपकी इमेज को दिखाता है, अच्छा, तो हेल्थ इश्यूज आते हैं 200%। ओके, जो बॉडी पार्ट मिरर में दिखाई दे रहा है पूरी रात, उस बॉडी पार्ट के अंदर तकलीफ आती है, मेरी रिसर्च है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के इशू कम आते हैं, पर लेकिन जिस बॉडी पार्ट के अंदर अगर मिरर में दिखता है ना, उस बॉडी पार्ट के अंदर कुछ समय बाद पेन आना या कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये मेरी रिसर्च कहती है, और हजारों लोगों को देखा है जो भी मेरे साथ लोग काम करते हैं कि इस चीज के इफेक्ट है। तो कोशिश करें, अगर बेडरूम में आपके मिरर लगा हुआ है तो रात को तो उसको कवर करते। कवर का मतलब ऐसा कि बिल्कुल ना दिखाई दे, मतलब ढक दें उसको किसी भी रूप से। और कोशिश करें मिरर ऐसे लगाएं कि इमेज आए ना उसमें। और ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर बेडरूम के अंदर बीम है बेड के बीच में, मतलब अगर वो नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि तो भी हस्बैंड वाइफ के कपल के बीच में डिफरेंसेस आ। अगेन, कोई भी, जैसे आपका ना नॉर्मल छत पे लेंटर डला हुआ है, एक धारा के अंदर अगर कोई एनर्जी प्रवाह हो रही है, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है, क्योंकि लोहे का जो लेंटर डलता है ना, सिरे डलता है, उसके अंदर अगर वो एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो बीम तो दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देता है बीम। अधिकतर घरों में बीम होता है। अब उसका उपाय क्या करें? आप ना जो सीलिंग करवा रहे हैं, वो सीलिंग ऐसे करवा लो कि वो बीम छुप जाए। अच्छा, उपाय सबसे अच्छा क्या है कि ऐसा प्रबंध कर दो कि बीम के नीचे और बीम के नीचे की तरफ को आप अपनी फॉल सीलिंग करा लो, ताकि वो बीम ऊपर रह जाए, तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट रखने से फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। साउथ ईस्ट में ना एक देवता है अनिल करके, और एक अंतरिक्ष। ये 2 देवता धन के देवता है। अगर आप इन्हें जागृत कर लेते हैं तो देवता कहीं ना कहीं प्रसन्न होके आपको धन देते हैं। ओके, अब बात यह है कि क्या मनी प्लांट से पैसा आएगा? पहली बात, ये मनी प्लांट नाम किसने रखा? मतलब अगर इसके डीप में जाए तो मनी प्लांट का मतलब क्या है? जो भी ग्रोइंग प्लांट्स है, आप बेम्बो प्लांट रखो, या जो भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और एक पतली सी लाइन पूरी की पूरी, अगर उसकी एक जो टहनी जिसे हम कहते हैं पूरी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो वैसा कोई भी प्लांट अगर आप साउथ ईस्ट में रखते हैं तो निश्चित ही अनिल और जो अंतरिक्ष देवता है ये प्रसन्न होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को बढ़ाते हैं, आपके धन को बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी प्लांट हो बट वो ग्रोइंग प्लांट हो, मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता हो, मनी प्लांट का होना जरूरी। मनी प्लांट का होना जरूरी। ठीक है। और जो ब्रोकन मिरर्स होते हैं, टूटे हुए जो ग्लासेस होते हैं, वो बुरा लक लेकर आते हैं, बैड लक लेके आते हैं, ऐसा कुछ? अब बेसिकली क्या है, जो हमारे शीशे होते हैं उन्हें हम चंद्रमा और राहु मानते हैं। कोई भी
ग्लास हो। कोई भी ग्लास जिसके अंदर हमें इमेज दिखाई देती है। अच्छा, जिसमें इमेज, अब जैसे घर में कोई फ्रेम भी है जी। और अगर उसका ग्लास टूट गया है, और ग्लास के अंदर ना देखो, अगर आपको इमेज नहीं दिख रही है अपनी, जिसे हम लुकिंग मिरर कहते हैं, हाँ, हाँ। तो लुकिंग मिरर हमारा चंद्रमा और राहु की कॉम्बिनेशन है। जो नॉर्मल ग्लास है उसे चंद्रमा मानते हैं। तो अगर कोई भी चीज टूट जाती है तो कहते हैं कि चंद्रमा टूट गया, तो उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। अच्छा, और लुकिंग मिरर टूटता है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर ना एक पागलपन आ जाता है किसी भी चीज को लेकर। अगर एक लंबे समय तक घर के अंदर लुकिंग मिरर टूटा हुआ है तो ऐसे घर के अंदर डिप्रेशन या फिर कोई ना कोई एक चीज की अति हो जाती है, चाहे वो शराब हो या वो किसी भी चीज की एडिक्शन हो, तो कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। इसे घर में तुरंत हटाएं इसको। अगर किसी घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो वहां पे फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल इश्यूज आने तय हैं, ये जरूरी है? देखो, वास्तु के अंदर ना एक चीज है कि अगर आपके घर की एनर्जी खराब है, वास्तु का मतलब क्या है, हमने पीछे बात करी थी कि हमारे 5 तत्व हैं, इनको संतुलित करके रखोगे तो आपको चीजें अच्छी होती है। अगर घर की एनर्जी खराब है तो यकीन मानिए आपको मजा नहीं आएगा। हम किसी घर में जाते हैं, वहां पर आपको मजा आता है कि आराम से बैठे हैं। किसी किसी घर में जाकर मन करता है कि निकल जाए फटाफट यहाँ से। तो किसी भी घर के अंदर ऐसी जगह पर आप प्रवेश करेंगे जहां पर आपकी ओरा नेगेटिव हो रही है, आपकी ओरा परेशान हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज से प्रॉब्लम मिलेगी आप। तो मैं ये कहता हूं कि अगर संभव हो सके तो वास्तु अवश्य कराए। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब है, उनकी कोठी का पूरा वास्तु मैंने करा। बेसिकली वो कहते हैं मैं वास्तु को नहीं मानता। तो मैंने कहा सर क्यों करा रहे हैं? कह रहे मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी हुई है तो मैं इसलिए कराना चाहता हूँ। मैंने एक चीज कही, मैं कहा सर एक काम करो, वाइफ कब से कह रही है आपकी वास्तु के लिए? कह रहे सर साल भर हो गया है, इस बारे में हमारी बहुत लड़ाई होती है कि मैं घर के अंदर तोड़ फोड़ नहीं करूंगा, मैं कुछ ये चेंज नहीं करूंगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों चेंज करा रहे हो? मैंने एक बात कही कि अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करा भी लेते हैं तो उससे होगा क्या? एटलीस्ट आपकी पत्नी तो खुश हो जाएगी ना। सही बात है। जो साल भर से आपके पीछे पड़ी हुई है, आपका अगर झगड़ा हो गया इस बात पे, तो अगर आप एक चीज को करा लेंगे, आपका जाता उसमें कुछ भी नहीं। तो उनको बात बड़ी अच्छी लगी कि यार बात जेन्युइन है कि अगर एक व्यक्ति सेटिस्फाई हो रहा है तो करा लेते हैं वास्तु। दूसरा, वास्तु करने से हुआ क्या, जब आप एक ऐसी ओरा में प्रवेश करते हैं, जैसे कुछ लोग की ना ओरा बहुत पॉजिटिव होती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिन डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूं ना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता वो कहाँ बैठे हैं। वो जहां बैठते हैं अपनी ओरा को ऐसे लेके चलते हैं कि मतलब वो हर व्यक्ति को पॉजिटिव कर देते हैं। तो वो कहते हैं यार मेरी खुद की ओरा इतनी स्ट्रांग है पर लेकिन वाइफ की ओरा खराब है। तो मैंने कहा सर आप एक बार घर के अंदर चेंजेस करें। हमने घर में कुछ चेंजेस करे तो वो कहते हैं कि ना पहले मेरा मन करता था कि मैं सारा टाइम क्लिनिक पे हॉस्पिटल में रहूं, अब मेरा मन करता है कि यार रात को ना घर में थोड़ा जल्दी आ घर के अंदर आराम करूं। तो ये वास्तु काम करती है। राइट। कि अगर आपके घर की ऊर्जा अच्छी है, जैसे कि आप किसी कूड़े के ढेर के पास वाले घर में रहना नहीं पसंद करेंगे, क्यों? वहां पर आपको स्मेल आएगी, एक नेगेटिव फील होता है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर आपका घर का वास्तु पूरा बैलेंस होता है तो ऐसे घर में रहने का मजा आता है। और मेरा मानना क्या है, जीवन में जितना आप आनंद ले सकते हो उतना आनंद लो। बिल्कुल। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं ना तो जो भी काम करते हैं उसमें आपको फायदा होता है। और वास्तु ठीक कराने के लिए आपको घर पूरा बिल्डिंग गिराना जरूरी है या छोटे मोटे उपाय करके हम इन सब चीजों को? बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। वैसे आजकल जो मॉडर्न वास्तु है आपको ज्यादा तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिससे हम अपने चीजों को ठीक कर सकते हैं। कुछ कलर टेप्स होती हैं, कुछ मैट्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है कि जिसको हम जमीन पर लगाकर या फिर वहां पर रखने के बाद से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें तोड़ना ही पड़ेगा। आप नॉर्मली अपने घर के अंदर छोटे छोटे उपाय हैं उनको करके भी वास्तु ठीक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ही आएगा। नॉर्थ ईस्ट मैंने बार बार एक चीज कही है, वहां पर ना भगवान शिव का स्थान है जी। तो सबसे पहले कोशिश करें वहां टॉयलेट ना बनाए। अगर बनती है और प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको तुरंत रिमूव कर दे। अगर घर में प्रॉब्लम नहीं है तो चुप होकर बैठे, वीडियो को स्क्रॉल कर दे, क्योंकि अगर आपने बार बार वीडियो देख ली तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो घर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति की 9 नंबर राशि में अगर राहु बैठा है कुंडली के अंदर तो उस व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट में टोटल नुकसान दे नहीं देती। अभी साया, इंदिरापुरम में साया अगर सब लोग जानते होंगे, वहां पर मैंने वास्तु करा तो वहां पर टोटल नॉर्थ ईस्ट में थी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 33 से 34 मंजिल इतने हैं, सबके टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में। अब सब लोग तो परेशान नहीं है और सब लोग टॉयलेट हटाएंगे भी नहीं वहां से। बिल्कुल। तो मेरा मानना क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है और अगर आपने इस चीज को स्टडी कर लिया है तुरंत रिमूव कर दीजिए। अगर आपने स्टडी नहीं करा है, आपको लगता है जी कोई इफेक्ट नहीं है, आराम से चादर ला के सो जाइए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और साउथ ईस्ट में जो अगर किचन है तो वो इंश्योर करती है प्रॉस्पेरिटी। साउथ ईस्ट अगेन अग्नि का स्थान है, वहां पर आप अग्नि जलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अग्नि के देवता हैं उनके लिए अपलिफ्ट करता है, उनको प्रसन्न करता है। तो साउथ ईस्ट में किचन अच्छी होती है। इसकी बजाय अगर मान लो साउथ ईस्ट में किचन है और काला रंग किचन के नीचे है, तो निश्चित ही ऐसे घर की फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज आते हैं। ऐसे व्यक्ति पैसा कमा के घर तो ले आते हैं, पर घर लाने के बाद वो दवाइयों में या कोई कमेटी के अंदर पैसा मार लेगा, या किसी ना किसी रूप में पैसा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो साउथ ईस्ट में किचन होना बहुत अच्छा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, काफी सारे घरों में किचन के नीचे काले रंग का पत्थर होता है, तो कोशिश करें आप उसे रिमूव कर दीजिए। करीब करीब 30 से ज्यादा घरों में मैंने चेंज भी कराया है और उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। अगर रंग लगाना चाहें तो आप वहां पर लाइट येलो या ऑफ व्हाइट या ग्रीन कलर लगा सकते हैं। अच्छा, ये किचन और साउथ ईस्ट किचन के लिए, सिर्फ साउथ ईस्ट किचन के लिए, ठीक है। लेमन ग्रास जो पौधा होता है वो नेगेटिविटी रिमूव करता है। देखो, कोई भी पौधा नेगेटिविटी रिमूव ऐसा नहीं करता है। आप एक चीज समझिएगा, प्लांट्स को ना वास्तु के अंदर हर एक देवता का एक प्लांट है, तो वो उस देवता को अपलिफ्ट करता है, रिमूव नहीं कर सकता कोई भी। जैसे हर नक्षत्र का एक देवता है, उस देवता का एक जड़ी बूटी, एक औषधि है, वो उस प्लांट की है। तो आप अगर उस देवता के स्थान पर उस वनस्पति को या उस प्लांट को रखते हैं तो वो उसको अपलिफ्ट करता है, नेगेटिविटी दूर नहीं करता। अपलिफ्ट का मतलब हम क्या समझेंगे? अपलिफ्ट का मतलब कि अगर मान लो कि नॉर्थ के अंदर आपने बेम्बो प्लांट रख दिया, बहुत बार सुना होगा आपने, नॉर्थ में एक देवता होता है भल्लाट। अच्छा, उसका जो तत्व है ना, उसका जो प्लांट है वो बेम्बो प्लांट है। आपने अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भल्लाट के पद पर अगर आपने रख दिया बेम्बो प्लांट, तो आपके लिए अच्छा है। तो वो उस देवता को एम्पावर करते, उस देवता को बढ़ाता है। हर जगह आजकल एक बड़ा मिथ चलता है कि अगर टॉयलेट खराब है तो स्नेक प्लांट रख दो, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेगा। अरे उस बेचारे स्नेक प्लांट को नहीं पता क्या नेगेटिविटी है। आप देखना, अगर किसी प्लांट को रखने से नेगेटिविटी आती तो जो लोग नर्सरी के अंदर प्लांट्स बेच रहे हैं वो तो सबसे पहले अमीर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उनके पास तो बहुत सारे स्नेक प्लांट रखे। तो किसी पौधे को जोड़ना गलत बात है। हाँ, अगर आप किसी देवता के स्थान पर प्लांट रखते हैं, ये एक जब हम नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर काम करते हैं ना, तो हम घरों में रखवाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नीम का पौधा सूट करता है, जितने भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग हैं, मैं एक ही नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, अगर वो अपने घर में नीम का पौधा छत पे लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा जल उसमें डालते हैं, आप देखिएगा लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, सिर्फ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए, सबके लिए नहीं है फिर ये बात। हाँ। कि मेरी बात को खींच ले। अगर आप कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले नीम का पौधा लाए, घर में लगाएं और रिजल्ट देखें। नीम का मतलब वो जो मीठा नीम आता है उसकी बात? नहीं, नीम, कड़वा नीम। अच्छा, कड़वा नीम की बात। मैं कड़ी पत्ते की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर नीम की बात कर रहा हूं। ठीक है। घर के कॉर्नर्स में नमक डालने से या एंट्रेंस पे नमक डालने से नेगेटिविटी रिमूव होती है। नमक जो होता है ना, उसके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं कि वो जहां भी रखा होता है उस चीज की ऊर्जा वो खींच लेता है। ठीक है। और ये नमक की बात हो रही है समुद्री नमक की। अच्छा, जो हमारे घर में व्हाइट नमक आता है उससे कुछ नहीं होता है। जो क्रिस्टल वाला नमक होता है ना, उसमें एक गुण है कि वो हर चीज की नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को खींच लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी खींचता है, वो पॉजिटिविटी भी खींच लेता है। अगर कोई मान लो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हो और उसको आप कहो जी आप नमक चारों तरफ रख के बैठो, तो उसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने भी प्लांट की बात, नीम के प्लांट की बात करी। बबूल एक ऐसा प्लांट है, अगर आप वहां पर बैठते हैं ना, तो बबूल के प्लांट के नीचे बैठ के आपको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। अच्छा, उसके अंदर ना आपको ऐसी किरणें हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है। हाँ। बहुत सारे जितने भी संत हुए हैं उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान प्राप्त हुआ है। एग्जैक्टली। पीपल के नीचे इसलिए नहीं हुआ कि मतलब कि वो हमारा देव बन गया या हमारा देवता है, देवता नहीं है। अगर पीपल की बात करें, पीपल के अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रवाह होती है। अगर आप कभी चेक करना ना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 10 मिनट ओम चैंट करो, आपके विचार पूर्ण रूप से शून्य हो जाएंगे। पीपल के नीचे बहुत हाई एनर्जी आती है। बबूल के पेड़ के नीचे आदमी जाता है, वो एनर्जी को सक कर लेता है। तो हर प्लांट का अपना अपना कार्य है। पर लेकिन घर के अंदर अगर हम नमक की बात करें, तो नमक अगर नेगेटिविटी है तो आप यूज कीजिए, अगर नेगेटिविटी अगर नहीं है तो मत यूज कीजिए। कभी कभी क्या होता है, लोग वास्तु करा लेते हैं
पूरा प्रॉपर वास्तु करा लिया, उन्हें नहीं पता है कि वीडियो देखी, नमक डाल के पूरे घर के अंदर चारों कोनों में रख के साफ करा लिया, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, आपने पॉजिटिविटी खत्म कर दी। मतलब वो कुछ भी होगा उसको वो सब करेगा वहां पर, क्योंकि हर चीज का एक गुण धर्म होता है। और एक ये भी कहा जाता है ना कि नहाने के पानी में नमक मिला के नहाने से आपके बैड लक्स दूर होते हैं। और नहाने के पानी में नमक डालने से बाल जरूर सफेद हो जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से कोई बैड लक तो दूर नहीं होता। मतलब हो सकता है किसी को रिजल्ट आए, मैंने आज तक ना ये बात सुनी, ना मैंने समझी, ना मुझे समझ में आता है क्या चीज है। बहुत सारे लोग मैंने देखा चुटकी भर नमक डालते हैं, हाँ। उसके बाद स्नान कर रहे हैं। हाँ। नमक नेगेटिविटी खींचता है। फिर अगेन अगर आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है तो अगर आप कर भी रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आती वही चीज, मतलब ये मिथ एक तरीके, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ही कहते हुए सुना है कि कोई कहता है कि इत्र डाल के नहाओ, कोई कहता है नमक डाल के नहाओ, कोई कहता है गुलाब के पत्ते डाल के नहाओ। अगेन ये उपाय तो हैं, देखो आप समझना, इत्र डाल के नहाना, गुलाब की पत्तियां डाल के नहाना, ये सब उपाय तो हैं। फिर वही बात आती है, दूध भी है, दूध हाँ, का भी सुना है कि दूध डाल के नहाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये उपाय तो हैं, पर लेकिन अगेन पर्सनलाइज्ड है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। अच्छा, ये सब पे एप्लीकेबल सब पे एप्लीकेबल नहीं। अगर शुक्र आपको अच्छा करना है, आपको मैं अपना गुलाब की पत्तियां डाल के नहा लूंगी, मेरा शुक्र अच्छा होगा। अगर शुक्र कुंडली में खराब होगा तो वो और खराब भी होगा, और खराब हो जाएगा। थंब रूल नहीं है ज्योतिष के मतलब अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरीके से 10 लोग हैं जिनको वायरल हुआ है, लेकिन 10 के ऊपर अलग अलग मेडिसिन लगेगी अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, जो भी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उनको मेडिसिन। मेरा एक मानना हमेशा से ये है कि अगर आपको फीवर होता है, आपके पेट में दर्द होता है, तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं ना। बिल्कुल। अगर आप इंस्टाग्राम पे दवाई ढूंढ रहे हो तो निश्चित ही पेट दर्द और फीवर बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और हम लोग ना अपने शरीर से मजाक नहीं करते, पर हम अपने पूरे जीवन से मजाक कर लेते हैं एक नॉर्मल उपाय करके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पर्सनलाइज उपाय कीजिए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए। ये नहीं कह रहा कि एक मेरे से मिलिए, किसी से मिलिए, जो भी आपको पसंद आए आप उस व्यक्ति से मिलिए, वो उपाय काम करेंगे, ना कि ये इंस्टाग्राम के उपाय। साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से काफी प्रोस्पेरिटी आती है। साउथ वेस्ट में एक देवता होता है पितृ नाम का जी। वो बेसिकली हमारे एंसेस्टर के बारे में बताता है। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो ऐसे लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। अगर साउथ वेस्ट में आप बेडरूम बनाते हैं। दूसरा क्या है कि बेड रखा होता है तो वो हिस्सा वैसे ही भारी हो जाता है। तो मेरा मानना क्या है कि साउथ वेस्ट के अंदर आप बेडरूम बना सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। और प्रोस्पेरिटी का तो फिर अगेन ये है कि सिर्फ साउथ वेस्ट नहीं होता, उसके साथ काफी सारे जोन्स हैं, उनको भी देखना होता है, उनसे प्रोस्पेरिटी आती है जी। पर कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से एक व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर आती है। हर जगह के क्या अलग अलग रंग होते हैं? मतलब कहने का मतलब ये कि या तो पूरे घर में आप पेस्टल कलर करवा दो, या वार्म कलर करवा दो, या मतलब न्यूट्रल रखो, तो क्या ये पूरे सब पे वही एप्लीकेबल होते हैं? कई लोग हर होते हैं ना कि भाई अपने घर में वाइब्रेंसी चाहिए तो ब्राइट कलर्स करवा लो। जी, हर दिशा का एक रंग होता है, मतलब हर दिशा का एक रंग होता है। अगर आप उस रंग को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ में आता दिशा, तो एक नॉर्मल कलर, ऑफ वाइट कलर आप पूरे घर में कराइए, ना तो उसका नुकसान है ना उसका कोई फायदा है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल कलर है वो। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं अधिकतर लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने घर को नॉर्मल L102 ऑफ वाइट एशियन पेंट कलर है ये, आप उसको कराइए, ऑफ वाइट कलर कराइए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। और मैं एक चीज कहता हूँ, अभी मैं एक लेटेस्ट केस बताता हूँ आपको। मैं एक क्लाइंट के घर हमने गया, उनके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में दोनों प्रॉब्लम थी। तो उनको ये कहा गया कि आप अपने घर का कलर चेंज करो, और कलर चेंज करने के बाद आप ध्यान से कराइएगा। मैंने कहा कलर भी शायद आप गलत कराएंगे। उनको बोल के आया था बच्चों की तरह कि नॉर्थ ईस्ट आपका खराब है, आपका ना जो सोचना और विजन की जो क्षमता है ना वो खराब है। नहीं सर, हम जैसा आप कहेंगे वैसा कराएंगे। अब वो पेंटर को बुलाया, वो कह रहा बाहर क्या बनवाया, मैं घर में कलर बना देता हूँ। उसने वो बहुत ज्यादा पीला कर दिया, पूरे घर में पीला रख दिया, पूरे घर में, पूरे घर। तो असल में क्या है कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि ना, जब आपके टाइम खराब हो तो मतलब मेरा मानना है कि ऊंट में बैठे बोने आदमी कुत्ता काट जाता है। तो जब समय खराब है ना, तो आप बिल्कुल सावधान होकर काम करें। ये नहीं कि मेरी वीडियो देखी कि L102 बोला चलो पेंट करा दो, नहीं कराना। पहले रुको, ध्यान से समझो मैंने क्या कहा है, कौन से कलर की बात करी है। जब टाइम खराब होता है ना, अधिकतर लोग क्या होता है, परेशान तो होते हैं, किसी ज्योतिष उपाय करा के और परेशान हो जाते हैं। मैं हमेशा चीज कहता हूँ, पेशेंस लाओ अपने लाइफ के अंदर। पेशेंस नहीं है तो चीजें खराब हो जाएगी। ये बेडरूम में
क्या हम भगवान की मूर्ति रख सकते हैं क्या? मतलब मेरे को वैसे दोनों का एक वो भी पूछना है कि एक तो घर में मंदिर होना, क्या वो सही बात है? घर में मंदिर का अर्थ ये है कि पूजा घर आप बना सकते हैं। जी। मंदिर का अर्थ अगर आप पत्थर का मंदिर बनाते हैं तो कोशिश करें ना बनाएं। अच्छा। आप पूजा घर बना सकते हैं, लकड़ी का एक प्रॉपर मंदिर बनाइए, अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। अब बात आती है कि बेडरूम के अंदर आप बेसिकली क्या है ना, जो भी एडल्ट्स हैं उनके बेडरूम में मंदिर, गुरु की तस्वीर या कोई भी ऐसा संत जो जागृत अवस्था में उसकी फोटो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम लोग ना भगवान को जागृत रूप में पूजते हैं। जी। हम ये नहीं मानते कि भगवान चले गए हैं छोड़ के। हम हमेशा सुबह सुबह आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम उन्हें डेली उनका आह्वान करते हैं। तो जो एडल्ट्स के बेडरूम है वहां पर भगवान की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालती। चाहे वो, क्योंकि एज अ कपल राधा कृष्णा को सब पूछते हैं, तो राधा कृष्णा का भी कपल्स भी मैं मना करूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, राधा कृष्ण भले ही प्रेम के बहुत बड़े एक सूचक है, पर लेकिन फिर भी है तो दैविक शक्ति ना। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर आप राधा जी को भगवान मानते हैं तो मत लगाइए। अगर आपने शो पीस लगा रखा है तो कोई बात ही नहीं है। ये फिर दोबारा आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। जो भी लोग इनको भगवान मानते हैं, राधा कृष्ण हो गए, भगवान शिव हो गए, मैं कहता हूं कि ना लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जो एक ही समय पे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उनकी डेस्टिनी हमेशा सेम रहती है? आप भी बहुत सारे लोगों को जानते हो जिनके जुड़वा बच्चे हैं, सेम भाग्य तो नहीं होता जी। असल में क्या होता है, जब आप जुड़वा बच्चों की बात करेंगे ना, तो दोनों बच्चों के बीच में 1 या 2 मिनट का टाइम होता है। उसमें भी इतना अंतर आ जाता है? अगर मैं यहाँ पर साइड में एक चला दूंगा, आप देखिएगा, मैं यहाँ पर 1 मिनट चेंज कर रहा हूँ, सारे कप्सल सबलोड चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ, मेरे पास यहाँ पर 1 सेकंड तक का है कि अगर मैं 1 सेकंड प्ले कर रहा हूँ तो वो सब ग्रह चेंज हो रहे हैं। अगर जब गर्भ के अंदर जब कोई भी कंसीव करते हैं ना, तो अगर एक अंडे से 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिन लोगों को साइंस की नॉलेज है वो समझ पाएंगे, अगर एक अंडे से ही 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनके स्वभाव बहुत ज्यादा मैच करते हैं। मतलब उनकी बहुत सारी चीजें, मतलब दोनों के दोनों टॉपर होंगे, दोनों के दोनों एक समय पर बीमार पड़ेंगे, पर लेकिन जो अलग अलग अंडों से जन्म बच्चे लेते हैं और उनके बीच में जो टाइम गैप है, अगर 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का फर्क है, तो उसके अंदर चीजें चेंज हो जाती है। और अक्सर मैंने देखा गया, जो भी जुड़वा बच्चे होते हैं उनके हाथ की लाइंस के अंदर काफी बड़ा चेंज होता है। चेंज होता है? बहुत चेंज होता है। अच्छा। क्योंकि एक कभी मैं क्लाइंट है, उनका फर्स्ट हाउस का जैसे 12:20 पे उनका समय है, तो 12:20 पे उनका फर्स्ट हाउस का उप नक्षत्र स्वामी राहु आता है। ठीक। राहु वाला क्या है, बहुत तेज है, कलाकार आदमी है, टेकी है बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम हो 1 मिनट सोल्यूशन देता है। 2 मिनट बाद जुपिटर बन जाता है, क्योंकि राहु के बाद जुपिटर आता है। अब जुपिटर वाला क्या है कि सुबह सुबह आरती लेके पहले सभी भगवानों की आरती करता है, क्योंकि वो धार्मिक है जी। उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो पहले समझता है तब बात करता है। राहु वाला तुरंत आंसर देता है। तो एक समय पर ही 2 बच्चे जब जन्म लेते हैं, मैं इसीलिए हमेशा बात करता हूँ कि पर्सनलाइज कुंडली तो दिखाएं, अगर आपको आपका सही समय पता है तो आपके लिए ज्योतिष वरदान साबित हो सकती है। विंड चाइम्स को घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है? विंड चाइम का मतलब ये है कि अगर आपकी विंड चाइम पीतल वाली है जी, अगर आप कोई भी विंड चाइम उठा लें तो उसका कोई काम नहीं करता है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर घंटा लगा होता है जी। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि हम भगवान को जगा रहे हैं घंटा बजा के, और कुछ कहते हैं हम अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात है, तुम भगवान को जगा दोगे? भगवान सो कब गए थे। अगर कभी भी आप भी अगर मंदिर जाते हैं ना, आप बिल्कुल जो बेल लगी होती है, जो घंटा लगा होता है, उसके बिल्कुल नीचे खड़े हो जाइएगा और बेल बजा के 1 मिनट के लिए खड़े रहिएगा। आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक कंपन महसूस हो, वाइब्रेशन। एग्जैक्टली। आपने देखा होगा जो लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं वो एक पीतल के बाउल को लकड़ी से टच करते हैं उसको, तो वो साउंड जो है वो आपकी ऑरा को क्लीन करता है। वो वाइब्रेशन आपकी ऑरा को क्लीन करता है। तो अगर कोई भी विंड चाइम पीतल की है तो बहुत बढ़िया है। बाकी आपने स्टील की, लोहे की, अगर कोई भी लगा दे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेसी के साथ में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। अगर आपका टाइम और जन्म समय और जन्म स्थान कंफर्म है तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी बातों के बारे में बताइए जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि कुछ चीजें भगवान के हाथ में है, पर लेकिन एक हद तक हम चीजों को पकड़ पाते हैं कि यार इस व्यक्ति को इस समय में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। जी।
एक आजकल बड़ा सा अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है अपने नाम में डबल के, डबल ओ, यू, मतलब इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं, तो एग्जैक्टली क्या ये चीज वर्क करती है? देखो, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं मानता। जब ना आदमी कोई फेमस हो जाता है ना, आपने देखा होगा जितनी भी हमारी जितनी मॉडल्स हैं, जितनी हमारी एक्टर्स हैं, इनके पास ऐड आती है कि मैं डव या कोई भी सॉप लगा के मैं गोरी हुई हूँ। जी, सबको पता है, हमें पता है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता। हाँ। तो असल में क्या होता है, जो भी नाम चेंज का है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका नाम हीना है और मैं उसको ही ना कर दूं, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, मेरा नाम रोहित शर्मा, ठीक, एक क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक आपको ठेले वाला मिल जाएगा रोहित शर्मा, तीनों का नाम रोहित है। तो क्या सबका भाग्य या सब कुछ ये थे थोड़ी ना हो जाएंगे? बिल्कुल। हर व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी है, हर व्यक्ति अपने नाम के साथ बुलाया जाता है। और जब आप जन्म लेते हैं ना, आप रोहित बुलाओ, मोहित बुलाओ, सोहित बुलाओ, कुछ नहीं होता। एक चीज और भी है कि जैसे आपकी प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से आपका नाम का कोई अक्षर आ रहा है जी, और आपके माता पिता ने आपका नाम किसी दूसरे अक्षर पे रख दिया है, तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये फैक्ट है या मिथ है? ये देखो, कहीं ना कहीं फैक्ट है ये। अगर आप जिस नक्षत्र पे आपका जन्म हुआ है, अगर उस नक्षत्र का जो चरण का नाम है, अगर आप उसके ऊपर नाम रखते हैं ना, तो वह नाम आपको बहुत हेल्प करता है। जी। वो बेसिकली कहना, आप अपने नक्षत्र को हमेशा याद कर रहे हैं। मान लो मेरा नाम जन्म पत्रिका निकलता है मनीष, मैंने रख लिया रोहित। अब इसमें तकलीफ क्या होगी कि मनीष से जो राशि बनती है वो सिंह बनती है, रोहित से जो राशि बनती है वो तुला बनती है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जो मेरा नाम है, क्योंकि बार बार हम उसका उच्चारण कर रहे हैं और एक राशि उसको डिफाइन करती है, तो वो राशि कहीं ना कहीं इफेक्ट देगी। और जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं, तो वो सिंह राशि पे भी आएगी, तुला राशि पे भी आएगी। अच्छा, दोनों पे आएगी, दोनों मतलब पर आएगी। एक ही प्रॉब्लम डबल झेलनी। डबल आती है। तो इसमें तो अगर कोई अच्छा समय है तो वो भी डबल आएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल डबल आएगा, अच्छा समय भी डबल आएगा। बट लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। एक नाम अगर आप चेंज करते हैं तो 5 to 10% आपके लिए इफेक्ट करता है। अच्छा। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप जैसा चेंज कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर। मांगलिक बहुत ज्यादा सुनने में आता है शब्द, तो क्या एक्चुअली मांगलिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में बैठा हो तो मांगलिक कहते हैं। 1, 4, 1, 4, 7, 8 और 12, अच्छा। ये जो हमारे 5 भाव हैं, इनके अंदर अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक कहते हैं। जी। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि मांगलिक होने से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जोड़ दिया कि आपके विवाह में समस्या आएगी। अब बात एक मैं कहता हूं कि एक लगन 2 घंटे का होता है। जो हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि लिखी है ना, वो हर 2 घंटे के अंदर चेंज होती है। 5 भाव के अंदर मंगल आपको मांगलिक बता रहा है, तो दिन के अंदर 10 घंटे जितने बच्चे पैदा होंगे वो मांगलिक होंगे। तो 24 में से अगर 10 घंटे कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी समस्या है। मांगलिक का सिर्फ आता है कि जब आप विवाह करते हैं ना, तो कोशिश करें कि वो मंगल का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आए बस। अच्छा। वो प्रॉब्लम कैसे आएगा कि कहीं ना कहीं जो सप्तम भाव है उसका उपनक्षत्र मंगल बन गया है और वो 12th हाउस में बैठा है, तब मांगलिक ऐसा काम करेगा जैसे कि बड़े बड़े सुपरस्टार के लिए काम करता है, कि वो फिर डिवोर्स कराएगा। आप जितनी मर्जी बार आई लव यू बोलो, वो छोड़ के जाएगी आपको। आप समझ रहे हैं कि 7th हाउस का उपनक्षत्र का स्वामी बन गया मंगल, तब वो मांगलिक वाला काम करेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब हर व्यक्ति के लिए काम करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और सबके पास है जितने रुचि है। समय देखा होगा, मांगलिक की नॉन मांगलिक शादी होती है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगेन 7th हाउस अगर पीड़ित है तब मंगल का। काल सर्प दोष जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करती है? काल सर्प दोष किसी क्लासिकल किताब में नहीं है। अगर कोई पुरानी बुक्स उठाते तो किसकी, वहां पर नहीं है। काल सर्प दोष कहते हैं कि राहु और केतु के बीच में जब कुछ ग्रह आ जाते हैं तो एक दोष या योग का निर्माण होता है, जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। यह करीब 12 तरीके का होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। मेरे अब तक के अनुभव है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करा है, पर लेकिन हर व्यक्ति का अपना माइंडसेट है। मैंने इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करा है क्योंकि फिर इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक ग्रह बाहर हो गया, आपके 9 में से 2 ग्रहों के बीच में 7 ग्रह बैठ जाए, काल सर्प दोष होगी। अगर एक ग्रह बाहर हो गया तो फिर आंशिक काल सर्प दोष बना देते हैं। और मैं उस किसी बात में विश्वास नहीं करता हूं।
जो कि बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर काम करती है। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आज की अगर हम कुंडली बनाते हैं, ठीक, तो आज टेंटिवली सारे ग्रह एक राशि में है, ठीक, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा 2.5 भाग, ठीक, तो 2.5 दिन तक जितने बच्चे होंगे सबको काल सर्प दोष मिलेगा, तो बस सबके सब पीड़ित रहेंगे। हाँ, मुझे ये चीज की वजह से मैं काल सर्प दोष को ज्यादा नहीं मानता, पर लेकिन अगर किसी का अनुभव है तो अपने अनुभव के आधार पर वो काम कर सकते हैं। पूजा करना, मंत्रों का उच्चारण करना या ये सब चीजें जिस भी तरीके से होती हैं, कि क्या इनकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशनिंग को चेंज करती हैं या नहीं करती? अगर आप किसी भी मंत्र चैंट करते हैं, अगर आप किसी शक्ति का आह्वान करते हैं, वो शक्ति मदद करती है। बिल्कुल करती है। बिल्कुल करती है, आप अगर उसको सच्चे भाव से करते हैं। पर हमारी तकलीफ क्या है कि हम ना भिखारी की तरह मांगते, हम ग्रहों की पूजा नहीं करते या भगवान की पूजा नहीं करते, हम भिखारी की तरह मांगते। एक मैं भी मजाक सुन रहा था कल परसों भी, एक कि ना एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था, तो सुबह से लेके शाम हो गई, लोगों ने कोई या किसी से मांगे, कोई नहीं देखेगा उसको, ठीक। अब वो शाम को उठ के किसी ठेके के बाहर चला जाता है, किसी शराब की दुकान के बाहर चला जाता है, तो जो भी शराब पी के बाहर आए ले 100 रुपये, जो भी आए ले 500 रुपये। तो वो हाथ जोड़ के भिखारी कहता है, वाह भगवान, जहां तुम होते हो वहां होते नहीं, जहां लोग कहते हैं आप बिल्कुल भगवान है वहां तुम होते हो। भिखारी के लिए भगवान तुम्हें खाने में हो गए ना। बिल्कुल। तो असल में क्या है कि आपका भगवान से मानने का तरीका क्या है, आप किस हिसाब से मांग रहे। आपका अगर सब उपाय करते हो ये ध्यान है कि मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, कुछ नहीं काम कर। आप ये भाव करो कि भी मेरे ग्रहों की प्रॉब्लम, मैं जो कष्ट में हूं, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, तो वो चीज 100% का। क्या एस्ट्रोलॉजी बिना डेट ऑफ बर्थ और टाइम जाने बिना काम करती है? हाँ, फिर हम पर्सन कुंडली की बात करते हैं। पर्सन कुंडली का अर्थ क्या है कि पहले के समय में अगर आपके पास सही समय, आपका सही तारीख नहीं पता होती थी, तो ज्योतिषी के पास लोग आया करते थे। हाँ, क्योंकि पहले के समय में तो डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं रहता, टाइम तो बहुत दूर की बात हो जाती है। स्कूलों में भी एडमिशन के टाइम पे ऐसे ही कुछ भी पेरेंट्स फिल करके आ जाया करते थे। तो पहले के समय में पर्सन ज्योतिष होगा। जी। पर्सन ज्योतिष का अर्थ क्या होता है कि जिस समय आपके सामने आपका क्लाइंट आया है, आपका जजमान आया है, आप उस समय की कुंडली बना लीजिए और उसके दिए गए प्रश्नों का आप आंसर कर सकते हैं इजीली। आज भी अगर जिन लोगों का मेरे पास डेट टाइम नहीं होता है ना, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप किसी भी टाइम मुझे फोन कीजिएगा। एक टाइम स्लॉट हम रखते हैं, उस टाइम के अंदर उनको बोलता हूँ कि आप किसी भी टाइम मुझे फोन कीजिएगा, क्योंकि वो टाइम निर्धारित नहीं करेगा। जब हमने कहा कि 3 से लेकर 4 के बीच में बात करेंगे, तो उनको ये आजादी होती है कि आप किसी भी टाइम फोन कर, तो उस समय की हम कुंडली बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, निश्चित उससे रिजल्ट। एआई का ज़माना है, तो एआई जनरेटेड एस्ट्रोलॉजी और जो अपनी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जो चल रही है, इसके बीच का डिफरेंस और इसमें बेटर कौन सा है, आप क्या मानेंगे? एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, उसने ना बंदरों के बच्चों के ऊपर बड़ा काम करा। उसने क्या करा, बंदर का बच्चा जब जन्म लेता है ना, तुरंत उसने उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया और उसने नकली की मदर बना दी। ठीक, वो मदर उनको फीड भी करा रही है, वो सारे काम जो कर रही थी वो काम करती है। ठीक है, अब उसने ऐसा 27 या 28 बंदरों के ऊपर करा। कमाल की बात है, सारे बंदर पागल हो गए। वजह क्या है, असल में क्या है ना, अगर आप एक फूल देखते हैं ना, तो वैज्ञानिक के पास हम जाते हैं या एआई के पास जाते हैं ना, तो वो सब कुछ खोल के बता देगा, इसमें ये केमिकल है, इसका कलर लाल है, इसका ये है। वो एक चीज नहीं बता सकता, वो है इसकी खुशबू। वो बंदर पागल इसलिए हुए क्योंकि दूध तो मिला उन्हें सब कुछ चीजें मिली, पर वो प्यार नहीं मिला। हाँ, जब एक माँ अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती है ना, तो वो प्रेम जाता है सबसे पहले। अगर आपने देखा होगा कि आजकल जो एआई का ड्रामा चल रहा है ना, ठीक है आप काम कर सकते हैं, पर वो फीलिंग कहाँ से आएगी? जो एक एस्ट्रोलॉजर आंख बंद करके कभी कभी अपने मन में आई कोई बात बोलता है, वो कहाँ से आए? तो मैं एआई का, मेरे से मजाक चल रहा था पीछे कि एआई तुमसे अच्छा काम करेगी, मैं कहा मैं चैलेंज करता हूँ। क्योंकि जब ज्योतिष के अंदर कोई थंब रूल है ही नहीं, जब अगर ये विज्ञान होता तो थंब रूल होता। बिल्कुल। जब इसके अंदर हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके से काम होता है, तो मेरे हिसाब से एआई बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं उस चीज। कुछ चीजों के लिए एआई बेकार है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल बेकार है। आप एआई, आप रोबोटिक मदर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। आप कुछ भी कर लीजिए, वो फिर वो पागल ही पैदा होगा, वो पागल जो मर्जी का। लकी अनलकी नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक है या ये सिर्फ एक मिथ है? 5% काम करता है लकी नंबर। जैसे 13 नंबर को कहते हैं अनलकी माना जाता है, या आज तक समझ में नहीं आया क्यों मानते हैं। हाँ, बहुत सारे लिफ्टों में 13 नंबर डाल रखा है। हाँ, असल में क्या है कि ना, एक चीज को ना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फैला दो आप, तो वो चीज लोग मानना शुरू कर देते हैं।
और मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि मानो तब जब आपने फील करा किसी भी चीज को। मेरी बात को हम यहाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं, तो मेरी बात को हर बात को मत मानना। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी सब बात को मानना। आपको जो लगे तथ्य है आप उसके ऊपर वर्किंग करके देखो, तो उसके ऊपर काम करो। जैसे एक व्यक्ति है, मैंने उनका टाइम लाइन करके दिया, एक ट्रैवल कंपनी है, मैंने उनका वो कह रहा कि उनका ना माइंड सेट था कि हमें एक टाइम सेट करके दो, आप एक नंबर बता के दो। तो मैंने ना उनको कहा कि आप जो भी अपनी बसेस का काम है बेसिकली उनका, मैं कहा जो भी बसेस का टाइम डालते हैं ना, आप उसके अंदर 5 डाल दीजिए। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मेरी जो टाइमिंग होती है ना, मतलब 2:15 या 2:45, मतलब वो कहीं ना कहीं 5 से कनेक्टेड आता। हाँ, तो मैंने उनको उनकी कुंडली के हिसाब से उनको ये कहा कि देखो बस किसी भी समय चले। जो व्यक्ति आपकी ऐप के ऊपर बस बुक करेगा ना, उसको 9:15 9:25 ऐसे बस दी। तो कह रहे ठीक है सर, आपको माने कि अब ये उनके लिए लकी हुआ या क्या हुआ, उनका 3 गुना बिजनेस हुआ इस साल के। अरे वाह। तो बेसिकली क्या है, मैं मानता हूँ उस चीज को कि कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट था कि कौन मुझे एक नंबर बताएगा, और मैंने उसकी कुंडली के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन निकाली जो कि उसको फल भी मिला उस चीज का। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करता। हालांकि वो मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे बोलेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी मुझे, बट लेकिन अगर आपके लिए काम कर रहा है तो मानो उस चीज, कोई दिक्कत नहीं। किस एस्ट्रोलॉजी को आप ज्यादा मानोगे? क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में मून को लेके शायद सारा एस्ट्रोलॉजी अपना चलता है, मून साइन जिसको बोलते हैं। वेस्टर्न कल्चर में सन को लेके चलता है, सन साइन चलते हैं वहाँ पे। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अलग हो जाती है। तो फिर इसमें तो देखा जाए तो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला मैटर है। तो आप किस एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? आपका जन्म हुआ है, जो आपके आसपास के लोग मानते हैं उस ज्योतिष को। लेट्स से कि अगर मेरा जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन मैं सेटल्ड हूँ यूएस में, तो मेरे पे कौन सी इंडियन एस्ट्रोलॉजी अच्छा जिसका बेसिक आपको कहीं ना कहीं हिंदी समझ में आती है ना। हाँ। वो इंडिया के अंदर भी 4-5 तरीके की ज्योतिष होती है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, जो साउथ इंडिया की तरफ जो अगर आप जाएंगे, वहां का ज्योतिष का तरीका ये अलग है। हर व्यक्ति दक्षिण भारत के अंदर एक अलग लेवल की ज्योतिष करते हैं। अच्छा। तो मेरा मानना क्या है, जिस जगह आके असल में क्या होता है ना, जैसे अगर बिहार के लोग चावल ज्यादा खाते, क्यों खाते भाई? उनके वहां खेती चावल की होती है, ज्यादा होती है। हाँ। आप समझ, पंजाब के लोग पराठे खाते हैं तो भैया वो गेहूं ज्यादा हुए है, मुझे गेहूं की पैदावार ज्यादा है। तो जिस कल्चर के अंदर आप आते हैं, जैसे अगर मान लो आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां सब लोग पैदा होते हिंदी बोल रहे थे, तो आपको कभी जीवन में हिंदी में समस्या नहीं आई, नहीं आएगी। हाँ। आप कुछ भी सीख लो, कोई भाषा सीख लो, पर हिंदी सुनते ही ना आपको अंदर से फीलिंग होगी। अगर आप ड्रामा ना करें, कुछ लोग आजकल अपने इंग्लिश सीख के ड्रामा करते हैं, अगर वैसे ड्रामा नहीं करते तो आपको हिंदी मजा आएगा। पंजाब के अंदर बच्चा जन्म लिया है, उसे कहीं ले जाओ, उसको मजा पंजाबी नहीं आया। बिल्कुल। तो जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस कस्बे के अंदर आपने जन्म लिया, वहां पर जिस तरीके की ज्योतिष को माना जाता है, जैसे एक मैं लोगों से मिला था, वहां पर क्या ज्योतिष चलता है, वो कहते हैं कि ना हम घड़ी की सुई के हिसाब से कुंडली बना रहे हैं। अच्छा। अब आज तक हमें पता भी नहीं कि क्या क्या ज्योतिष है। वो कह रहे कि हम घड़ी की सुई के हिसाब से कुंडली बना लेते। अच्छा, रिजल्ट मैं हैरान हूं जो बातें बोलते हैं। अब उनके वहां वो ट्रेंड है, हम उसको फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपका देश काल परिस्थिति के ऊपर काम करती है। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किन लोगों के बीच में पले बड़े हो, वो चीज का। एक चीज और कि जैसे शादी के समय पे मुहूर्त देखा जाता है, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले मेरे पे कोई मजाक बना रहा था, बिकॉज वो कहते हैं हम सरदारों में तो कोई मुहूर्त नहीं देखते, हम तो छुट्टी देखते हैं। संडे जिस दिन देखा और गुरुद्वारा जिस दिन खाली मिला उस दिन हमने शादी कर ली। और हम इतने ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में पड़ते हैं और ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये एक फैक्ट है या एक मिथ है, इसको आप क्या बोलेंगे कि मुहूर्त देख के सारे काम करना? सिख धर्म में अधिकतर शादी होती है कितने बजे? दोपहर में। हाँ जी। मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप मुहूर्त को यूज करते हैं ना, तो वो आप काफी फायदा कराता है। जो मुहूर्त होता है, एक नक्षत्र, एक तिथि, एक वार, एक करण, एक योग, इन 5 चीजों को मिलकर पंचांग बनता है। और अगर आप सही समय पर सही काम करते हैं, जैसे आप समझो कि एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है, ठीक, एक व्यक्ति बिना कुछ भोजा लिए पहाड़ पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति 20 किलो का बैग टांग कर पहाड़ पर चढ़, तो मेरा मानना यह है कि पहले कौन पहुंचेगा, पहले आप बताइए। जो बिल्कुल फ्री होके चढ़ रहा है। तो मुहूर्त ऐसे ही काम करता है। अगर आप शादी का सही समय पर काम कर रहे हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। फिर अगेन अगर आपने इतना माइंड सेट कर लिया है अपना
मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे पास बहुत सारे सिक क्लाइंट हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि देखो अगर आप चीज को नहीं मान रहे कि आप कहो जी चीन है नहीं तो चीन ना, मैं आप पे नहीं तो चीन है नहीं, चीन है, प्रॉब्लम देता है वो चीज। तो मुहूर्त का बहुत बड़ा इफेक्ट है ज्योतिष के अंदर। अगर आप मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, अब मुहूर्त में किस हिसाब से चलना है, जो काम आपके रोजमर्रा के हैं, आपको डेली ऑफिस जाना है, आपको ना राहु काल देखना ना मुहूर्त देखना। आप कोई विशेष कोई बड़ी प्रक्रिया करने हैं, आप मुहूर्त का ध्यान रखिए, निश्चित फायदा होता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हमारे कर्मा और पास्ट लाइफ का कोई रोल होता है? देखो ये सारा जो हमारा जीवन चल रहा है कहीं ना कहीं कर्म और पास्ट लाइफ का ही खेल है। हमारा जन्म हुआ है किसी चीज को पूरा करने की, बस तकलीफ क्या होती है हम उस चीज को भूल के इस दुनिया में इस जन्म के दोबारा लग जाते हैं, फिर मरेंगे, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर दोबारा पढ़ने पड़ जाते हैं। असल में जब मनुष्य का जन्म होता है ना, वो कहते हैं कहीं ना कहीं परमात्मा होने के लिए जन्म है। एग्जैक्टली। हम ब्रह्मास्त्र में जो बात करते हैं ना कि मेरे अंदर ही परमात्मा, उसको जानने के लिए आपका जन्म होता है। अब ज्योतिष कैसे कार्य करता है? ज्योतिष ये बताता है कि भैया पिछले जन्म के अंदर आपने इतने लोगों को परेशानी दी थी और आप इस जन्म के अंदर कोशिश करो उनका ऋण उतारो की सेवा करो। तो ज्योतिष का लिंक इतना है कि जो पिछले जन्म के कुछ कर्म थे उनको पढ़ने की कला ज्योतिष। जो कम्युनिटीज ज्योतिष में नहीं विश्वास करती हैं, तो क्या उनके ऊपर ज्योतिष काम करता है? बिल्कुल काम करता है। देखो फिर वही बात, आपके ना मानने से ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बस ये होता है कि थोड़ा इफेक्ट कम होगा। क्योंकि ना मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि एक राई का पहाड़ नहीं बनाता। देखो आपने कुछ कर्म करा है, उसका रिजल्ट मिलेगा। जी। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये तो बड़ा गंदे काम करता था, ये तो बड़ी आसानी की मौत मर गया है तो। पर लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना उसकी पुश्तों को भुगतना पड़ता है। अच्छा। आप समझिए कि ये जो कर्म है ना कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब तकलीफ क्या है, मैं कुछ बात तो कोई इसके विवादित में बात कह दे, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम जाके चेक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। पर लेकिन पैरामीटर नहीं है उसको हम जाके ये नहीं कह सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी स्वर्ग के अंदर अप्सरा हैं, अब जीवित कोई स्वर्ग में गया नहीं, मरा वापस नहीं आता, बताएगा कौन? अप्सरा कहाँ है? बताएगा कौन? तो बात ये है कि ये मिथ रहेगा हमेशा लाइफ में। फिर मैं अगेन कहता हूँ कि ना कोशिश आप करें कि जो भी चीज को फॉलो करते हैं, अगर आपकी मान्यता के ऊपर आधार है, जैसे अगर कुछ जैन धर्म के अंदर आपको पता हो टमाटर को नहीं खाते कुछ जैन धर्म, हाँ, तो उनको लगता है कि यार ये अजीब है। तो आज भी कुछ जैन धर्म के कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, तो एक बार गलती से कि सब्जी में टमाटर था, उसने खाया, उसको वोमिटिंग हो गई, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग माइंड की ऐसी हो चुकी थी, यार टमाटर खाने का मतलब हमें पाक। तो सारा खेल कंडीशनिंग का। अपनी कंडीशनिंग सही रखे, ज्योतिष एक लिमिट में काम करेगा। बिल्कुल। रोहित जी, इतने सारे फैक्ट्स और मिथ्स के ऊपर आज हमने काम किया, और क्योंकि ये सेशन जो हमारे रखने का एक पीछे का जो मुद्दा था वो यही था कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें फैल चुकी हैं कि लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आज आपने इतना बड़ा सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस मैं व्यूअर्स के लिए भी बोलती हूँ कि आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि जहाँ पे हमने फैक्ट्स वर्सेस मिथ को आपके सामने रखा है। अगर आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, ऑब्वियसली छूटी होंगी, बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा चीज़ों से घिरे हुए हैं कि हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस चीज़ को पकड़ें, किस चीज़ को छोड़ें, पर हमने एक छोटी सी कोशिश की है। पर कहीं ना कहीं अगर आपके पास में ऐसे मिथ्स या फैक्ट्स को लेके कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आपके पास में ये पॉडकास्ट के देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। रोहित जी समय निकाल कर आपके उन कमेंट्स का ज़रूर से रिप्लाई भी करेंगे। पर्सनली अगर आप उनसे कहीं मिलना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि एक जो छोटा सा एक जो कोशिश हमारी सबकी पूरी टीम की रही है वो आप लोगों के लिए रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, फिर से आपको थैंक यू, इतना समय निकालकर आप हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारी क्वेरीज पहले पॉडकास्ट के बाद में भी आई हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मैसेज आप ज़रूर यहाँ पर दे दें कि वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमें डीएम्स करते हैं कि मैम प्लीज़ उनका नंबर दे दीजिए और कैसे हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज आप उनके लिए दे दीजिए। देखो मैंने हमेशा चीज कहा है कि ज्योतिष को मानो और ज्योतिष को जानो। ज्योतिष हमेशा काम करता है, पर आंख बंद करके ना मानो, ना आंख बंद करके जानो। ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छा करता है। ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता कि आपको भगवान बना देगा, कि आप रोड पर बैठे हो आपको अरबपति बना देगा।
ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, अगर हम उसके अंदर प्रयास कर सकते हैं, तो एक स्क्रीन का नंबर है 8929299776 मेरा ऑफिस का नंबर है, आप बात कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। ठीक है जी। जी, थैंक यू।